पटवारियों ने पुनः जमाखोरी का जाल, घोटालों के दम पर हुए मालामाल, पेशे को बनाकर लूट का जरिया, अरबों दबाए बैठे और कितने लेखपाल। कैसे बने लखपति, जानिए अरबपति बनने के उपाय। ये शब्द किसी विज्ञापन में सुनाई देते हैं या कहीं किताबों में भी लिखे होते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में दो ऐसे खिलाड़ियों का खुलासा हुआ है जिन्होंने विकासवाद के हर सिद्धांत को पीछे छोड़ दिया। जमीन हड़पने का ऐसा जाल बुना कि ना किसी जिंदे इंसान का हक छोड़ा, ना मुर्दे का, ना गरीब का छोड़ा और ना ही गंगा का। पटवारियों ने पुनः जमाखोरी का जाल, घोटालों के दम पर हुए मालामाल, पेशे को बनाकर लूट का जरिया, अरबों दबाए बैठे और कितने लेखपाल। जी हां, अरबों दबाए बैठे और कितने लेखपाल। दरअसल मुजफ्फरनगर में दो पटवारियों ने अपने परिजनों के साथ साथ दूर दराज वाले रिश्तेदारों के नाम पर अरबों रुपए की जमीन हड़प ली। एक पटवारी जय भगवान ने जहां 11 बीघा जमीन से 1500 बीघा जमीन कर ली, तो दूसरे पटवारी शिव कुमार गोयल ने 2200 बीघा। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे खेल रहे थे ये दोनों खेल, और ऐसे कितने बेईमान खिलाड़ी अभी और बाकी हैं। ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। बेईमानी की बुनियाद पर अरबपति कैसे बना जाता है, इसके लिए किसी फॉर्मूले वाली किताब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार आप मुजफ्फरनगर के पटवारी शिव कुमार और जय भगवान से मिल लीजिए। बात जय भगवान की करें तो नाम ही सिर्फ जय भगवान नहीं है, इस भगवान पर ऊपर वाले भगवान की कृपा भी ऐसी बनी कि दिन दोगुनी रात चौगुनी वाली कहावत ही छोटी पड़ गई। मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील में लेखपाल के पद पर बैठे जय भगवान के संपत्ति विस्तार को देखकर स्वर्ग में चार्ल्स डार्विन भी सन्नाटे में रह गए होंगे कि कैसे इन्होंने 11 बीघा जमीन को 1500 बीघा में बदल दिया, वो भी सिर्फ कुछ सालों में। भारत सरकार की गंगा सफाई योजना को भी इसने चूना लगा दिया, क्योंकि गंगा ही इसने बेच दी। जितनी जमीनें बेची इसने गंगा के तटस्थ एरिया को बना के बेची, और गंगा का जो मूल स्रोतों में सब इसने बेच दिए। आज की तारीख में इसके पास अरबों रुपए की अवैध संपत्ति, शहर में इसके मकान, इसके प्लॉटिंग और दूसरी संपत्तियों के कारोबार, यहाँ तक बताया गया कि इसका कुछ औद्योगिक घरानों में भी इसका शेयर हिस्सेदारी। कच्चे घर और उजड़ी हुई छत के नीचे पैदा होने वाले जय भगवान दर्जनों आलीशान फ्लैटों के मालिक यूं ही नहीं बन गए। पहले गरीबों की जमीन हड़पी, फिर गरीबों को सताया, अपनी पहुंच का पूरा इस्तेमाल किया। सरकारी जमीन को भी निजी बनाने में कोई देर नहीं की, लेकिन पाप की पोटली एक दिन खुल ही जाती है। खुली तो सारे खेल का खुलासा हो गया और लूट की लंका का विभीषण बना गांव का एक गरीब। एक भूमाफिया जिसका नाम जय भगवान है, वो लेखपाल संघ का अध्यक्ष भी है। उसने अवैध तरीके से हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, और बाद में सुनने में आया कि उसने सिर्फ हमारी ज़मीन के ऊपर ही नहीं, बाकी आसपास पूरे क्षेत्र में उससे लोग पूरे परेशान हैं, क्योंकि उनके ज़मीनों के ऊपर भी अवैध तरीके से उसने कब्जा बना रखा है। जय भगवान संपत्ति को हड़पने का अच्छा और मंझा हुआ कलाकार है। कलाकारी का नमूना देखिए, देश के प्रधानमंत्री गंगा को स्वच्छ करने में जुटे हैं और जय भगवान गंगा को बिल्कुल सफाचट करने में। जमीन के लालच में लेखपाल ने गंगा की जमीन भी नहीं छोड़ी, नदी, नाले और तालाब की तो बात ही छोड़िए। लेकिन इतनी कहानी के बाद भी अपने को मासूमियत का सबसे बड़ा मूर्तिकार बना रहे जय भगवान से जब सच जानने की कोशिश की गई तो कह दिया, ये कुचक्र रचा गया है मुझे फंसाने के लिए। कोई भी काम अगर हमारा गलत है वो हमें कागजों पर बताया जावे, हम उसका जवाब देंगे, फिर हमारे खिलाफ चाहे कुछ भी कार्रवाई। ये जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पैसे खाए हुए हैं और इस भूमाफिया गुरमीत सिंह और अवतार सिंह की मदद करने और 1500 बीघा जमीन को हड़प करवाने के लिए ये पूरा कुचक्र किया जा रहा है। इतनी तेजी से संपत्ति को बढ़ाने वाली कहानी आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। 2 से 4, 4 से 8 बनाने वाले तो बहुत हैं इस देश में, लेकिन 18 को 78 में बदलने का सूत्र शिव कुमार भी जानते हैं। जय भगवान के जैसे ही इन जनाब ने भी बेईमानी की 2200 बीघा जमीन अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी। पेशा इनका भी पटवारी था। अब पोल खुली है,
तो पसीना आ रहा है अधिकारियों को इनकी जमीन नापने में। सारे फीते और पैमाने छोटे पड़ने लगे तो जीपीआरएस सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है। हमारे जनपद के एक पूर्व लेखपाल संघ के अध्यक्ष थे जो भी दिसंबर में ही रिटायर हुए हैं, उनके खिलाफ भी काफी संगीन ऐसे ही मामले जांच में सामने आए हैं। जैसे ही एक लेखपाल अध्यक्ष वर्तमान है उनकी रामराज में कार्रवाई शुरू हुई तो लोगों ने शिकायतें दर्ज करानी शुरू की कि शुक्रताल एरिया में भी ऐसे ही फर्जीवाड़े हुए हैं और ऐसे ही अभिलेखों में गड़बड़ी करके ग्राम समाज या नदी या सेंचुरी की जमीन पर कब्जे करा दिए गए हैं। बहरहाल क्या गजब है कि देश डेवलपमेंट के लिए छटपटा रहा है और देश के करोड़ों नागरिक रोज रोज अपने अपने बटुए की टोह लेकर सो जाते हैं, लेकिन जय भगवान और शिव शंकर के बटुए में मनी प्लांट ने ऐसी जड़ जमाई कि पत्ता पत्ता लाख बरसा के सूख जाता है। बेईमानी के बीज से अरबों की जमीन उपज जाती है। तो बोलिए लोकतंत्र की जय, बोलिए ऐसे बेईमानों की जय। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो पटवारियों ने आम लोगों के साथ साथ सरकारी खजाने को भी पलीता लगाया। अब सवाल यह है कि ना जाने और कितने लेखपाल ऐसे हैं जो अभी भी अरबों दबाए बैठे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता आसिम बकार भी जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। नकवी साहब, कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई? जी गायत्री जी, जो इस वक्त पूरा इन लोगों का लेखा जोखा निकल करके आया है वो हैरान कर देने वाला है, चौंका देने वाला है जी। कि पटवारियों के पास इतनी ज्यादा जमीन और जायदाद का होना अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है ये। और निश्चित रूप से ये कोई एक दो दिन का काम नहीं होगा, ये तो सालों साल से चलता चला आ रहा होगा और अभी तक की वो कहीं भी किसी भी शासन या प्रशासन की निगाहों में नहीं आए और अब जाकर के उनका जो है वो भांडाफोड़ हुआ है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से जो प्रशासन है वो जो आम जनता है उसको इस साथ खिलवाड़ कर रही है, उसकी जो जमीन है उसको जब्त कर रही है और साथ ही साथ बेचने के पर आ गए तो गंगा जी की जमीनें जो है उसको भी उठा करके इन लोगों ने बेच दी है। तो ये घोटाले और करप्शन का हमारे ख्याल से अपने आप में एक अनूठी मिसाल होगी। जी वकार साहब, 2 लेखपाल अपने इलाके में खुदा हो गए। कच्चे घर के साथ उनका घोटाले का सफर शुरू हुआ और आलीशान बंगलों तक जा पहुंचा और हद देखिए कि उनके खिलाफ जब कोई शिकायत करने जाता था, सबूत देता था, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जांच अधिकारी उनको क्लीन चिट दे देते थे, पोस्टिंग पुश्तैनी चली आ रही थी। अब सवाल यह है कि अब कार्रवाई क्यों हो रही है? सबूत तो पहले भी दिए गए थे, शिकायतें तो पहले भी मिल रही थी, फिर अब ये ईमानदाराना कोशिश क्यों? ये कार्रवाई अब इसलिए हो रही है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी हैं जी, और ये इस बात का सबूत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है और जिस तरह से सख्ती से निर्देश दिए गए हैं, ये साफ हो गया है कि अब किसी भी तरह का कोई बेईमान बचेगा नहीं। अच्छा, आपको ये 2.5 साल से ज्यादा की सरकार होगी उसके बाद याद आया वकार साहब? नहीं, 2.5 साल नहीं। असल में जिन लेखपाल का आपने जिक्र किया है, ये 2.5 साल के अंदर अगर इन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित की होती तो मैं सर झुकाकर यहां आपसे माफी मांग लेता। लेकिन मेरे ख्याल से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार को आप निशाना बना रही हैं तो मुझे फिर उस तरह बात करना होगी। देखिए, मैं बहुत ईमानदाराना बात कर रहा हूं। नहीं, ये एक सवाल है कि ये ईमानदाराना कोशिश आज ही क्यों हो रही है वकार साहब? देखिए, जैसे जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, जैसे जैसे जांच में उनके अपराध सामने आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश जारी किए हैं सभी अधिकारियों को, डीएम को, कि आपके क्षेत्र में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी कोई अधिकारी कर रहा है या जनता के साथ धोखा कर रहा है या अवाम को उनका हक नहीं दे रहा है या अवाम का हक मार कर अपने गले भर रहा है, तो ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। और अगर ऐसे लोगों को बख्शा जाएगा तो जो अधिकारी इस तरह के आपराधिक और चोर लोगों को बख्श रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। ठीक है अमिताभ जी, सवाल ये उठ रहा है कि प्रशासन अब तक खामोश क्यों रहा? 2 लेखपाल अरबपति बन गए, उनका रसूख, उनकी करतूत और जो दबंगई वो दिखा रहे थे, वो सब कुछ तो प्रशासन के सामने था, फिर आज ही क्यों याद आई? देखिए, इसमें 3 बातें बड़ी साफ है। ये इतना सतही मुद्दा नहीं है।
क्योंकि अगर केवल लेखपाल और पटवारी का मसला होता तो मैं बिग बुलेटिन में लेके नहीं आता। लाखों पटवारी लेखपाल कुछ ना कुछ गुणागणित कर रहे हैं, गलत सही, किसी का नाम काट देते, किसी का जोड़ देते, सब कर ही रहे हैं। और आज से नहीं, चल ही रहा है। गांव से जो लोग वाबस्ता हैं वो इस बात को, इस कड़वे सच को जानते हैं। ये मुद्दा मैं आज इस बड़ी बहस में क्यों लेकर आया? इसलिए लेकर आया कि दो बातें यहां समझनी पड़ेगी। एक, अरबों की संपत्ति में पूरी गंभीरता, पूरी विश्वसनीयता और पूरी जिम्मेदारी के साथ निवेदन करूंगा कि अरबों की संपत्ति कोई भी सरकारी मुलाजिम बिना ऊपर के तमाम सीढ़ियों को साधे हुए अर्जित नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कितना भी चतुर क्यों ना हो। और अगर कोई कहे कि नहीं मैं करके दिखा दूंगा, तो मैं उससे बड़े अदब से कहूंगा, पहले मोहल्ले में एक मूंगफली की ठेली लगा के दिखा दो, बिना पुलिस को पैसा दिए, बिना नगर निगम को अवैध वसूली का पैसा दिए, मैं मान लूंगा। नहीं, संभव नहीं था। एक तो ये तंत्र, इसके सूत्र कहां कहां है, इसकी पड़ताल। दूसरी बात, गायत्री, आपने पूछा कि अब कार्रवाई क्यों हो रही है। असीम वकार साहब ने उसका एक उत्तर दिया, एक पॉलिटिकल आदमी के तौर पर। ठीक है, ये दोनों करिश्माई लोग अब रिटायर हो गए हैं। जब इन पर कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन चेता है तो रिटायर हो गए हैं, तब चेता है। जब तक ये पद पर थे तब तक चेता नहीं। एक तो इस चीज को भी दिमाग में हमको रखना होगा। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, कोई भी सरकार रही हो, कोई भी शासन प्रशासन रहा हो, भूमि के कागज पत्रों के देखभाल में, लिखा पढ़ी में सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला होता है। एक, हिलाल नकवी, असीम वकार और समीर सिंह मेरी बात से सहमत होंगे, भूमि के इसी सब नाम सही है कि गलत है, पैमाइश सही है कि गलत है, इसी को लेकर सबसे ज्यादा मुकदमे हिंदुस्तान की अदालतों में है। इससे ज्यादा मुकदमे किसी मामले के नहीं। गांव में लठेती इसी पर हो रही, गोली इसी पर चल रही, सबसे ज्यादा सेंसिटिव इशू है। और इसका जो प्रथम बिंदु है वो पटवारी है, लेखपाल है। अगर शासन व्यवस्था इस बात के लिए चेती होती कि जमीन का जो रखरखाव है, कागजों का, उसके स्वामित्व का, उसकी पैमाइश का, उसका समय रहते पूर्ण कंप्यूटरीकरण कर दिया गया होता, तो शायद एक पारदर्शिता बनती और किसी लेखपाल और पटवारी को अरबों कमाने की कोई गुंजाइश नहीं मिलती। अब सवाल यह है कि जब इतने छोटे अदना से मुलाजिमों ने इतना कमा लिया, समीर सिंह, तो जो ऊपर वाले बैठे होंगे, क्योंकि कहीं भी जो लोग तहसील का सिस्टम जानते हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, पटवारी और लेखपाल अंतिम अथॉरिटी नहीं है साइन करके ये कहने की कि ये जमीन असीम वकार की हुई, नहीं लिख कर सकता ना। उसमें जिन लोगों ने ऊपरी सीढ़ियों पर जो लोग बैठे थे, अगर इन्होंने अरबों कमाए तो उन्होंने कितने कमाए होंगे, ये भी आज सोचने का विषय है। वो तहसीलदार, वो एडीएम राजस्व, उससे ऊपर के सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी और पॉलिटिकल लीडरशिप जी, जिसने इनको 10-10, 20-20 साल उसी इलाके में तैनात रखा, क्या उन लोगों की संलिप्तता नहीं माने? मैं मानता हूं कि वो लोग भी संलिप्त थे। जी, समीर सिंह साहब, इस मछली को मगरमच्छ किसने बनने दिया? सवाल यह भी है क्योंकि बंद कमरे में तो काम हो नहीं रहा था और हर अधिकारी के ऊपर अधिकारी और उस अधिकारी के ऊपर अधिकारी होता है, निगरानी के लिए कोई ना कोई तो होता है। समीर सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी। ये जो पूरा खेल खेला गया है, ये सिर्फ दो लेखपाल तो नहीं खेल सकते, इसके पीछे कोई ना कोई शह तो रही होगी। देखिए गायत्री जी, ये सिर्फ एक जिले के दो लेखपाल का मामला नहीं है जी। वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार हो
या पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, कोई जनपद ऐसा नहीं मिलेगा जहां ऐसे 10-5 नाम लेखपालों के नहीं हैं जो करोड़पति से अरबपतियों की श्रेणी में है। क्योंकि मैं अमिताभ जी की बात से सहमत हूं कि जमीन के दाम जस जस बढ़े हैं, उस प्रकार से राजनीतिक लोगों के और प्रशासनिक अधिकारियों के जमीन के खेल में गठबंधन भी बढ़े हैं। और उस गठबंधन की देन है कि एक लेखपाल अपने एक ही सर्किल में वर्षों वर्षों तक रहता है जी। उसके पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लेखपाल से लेके मंत्री तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, और उसी डूबे हुए आकंठ भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आज एक लेखपाल करोड़पति दिखाई दे रहा। ठीक है, हिलाल नकवी, बकार भाई आपके पास आ रहे। हिलाल नकवी, मुझे आप ये बताइए मित्र, क्या जी मेरी समझ तो कहती है ऐसा संभव नहीं, आप भी बताइए थोड़ा अनुभव, क्या एक पटवारी ये चाह ले कि हिलाल नकवी का खेत अमिताभ अग्निहोत्री के नाम कर दे, संभव है? अमिताभ जी देखिए, जब भी कभी हम प्रशासन की बात करते हैं तो ये जो है ये कहलाते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। वास्तव में जो आपका प्रशासन है वो यहीं से शुरू होता है, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ता चला जाता है। और निश्चित रूप से जो पटवारी और लेखपाल लोग हैं, ये लोग जिस तरह से कार्य करते हैं ये दिखाता है कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। अगर आपके लेखपाल और पटवारी इस तरह से अरबपति और करोड़पति हो रहे हैं तो निश्चित रूप से जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो इसके अंदर मिला हुआ होता है। क्योंकि गांव के अंदर जमीनें अगर बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों के जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम के ऊपर या बेनामी जमीनें बढ़ती चली जा रही हैं, तो गांव के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जिसकी जमीन हड़पी जाती है वो जानता है कि उसकी जमीन हड़प दी गई है, और निश्चित रूप से वो चुप नहीं बैठता है, वो ऊपर के अधिकारियों के पास जाता है, उनसे शिकायत करता है। अगर ऊपर के अधिकारियों ने तत्काल जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो ये संभव नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि जो लेखपाल और पटवारी हैं केवल यही लोग जो हैं ये इस प्रकार का हेरफेर करे, करोड़पति अरबपति होते जाए, हिलाल एक ही नकवी जगह जी, के ऊपर हिलाल इनका नकवी जी, पोस्टिंग होती रहे। हिलाल नकवी जी, मुझे जी, ऐसा संत अधिकारी का नंबर दीजिए, नाम बताइए, मैं कल ही उसके चरण पकड़ने जाऊंगा, जो जिसके पास गांव के लोग ये कहने जाएं कि आपके पटवारी ने 5 करोड़ का धंधा कर लिया, वो तुरंत अपना दफ्तर छोड़ के पटवारी को ढूंढने निकल पड़ेगा कि भैया 5 करोड़ में 4 तो मुझे लाओ, मैं तहसीलदार हूं, तू पटवारी है, तू कैसे रख लेगा 5? गांव के लोग सब जानते हैं किसका वारिस कौन है, किसके चाचा कौन थे, किसके फूफा कौन थे, कौन बे औलाद मर गए, किनके औलाद है। कोई ढकी छुपी बात है क्या? जी आप बिल्कुल सही कह ये रहे हैं। कागजों में यही बात हेरा हम तब फेरी कह रहे हैं। सामान्यता नहीं हो सकती। मैंने अभी 3 ही नाम गिनाए, एडीएम, डीएम, तहसीलदार, फिर ये पटवारी और कानूनगो और ये जितना भी लोअर लेवल स्टाफ है। लेकिन थाने से समझिए शासन का सिस्टम, थाने से बेहतर सिस्टम कहीं समझ में नहीं आएगा भ्रष्टाचार का। बीट कांस्टेबल जो मूंगफली वाले से पैसा लेता है ना, वो पैसा इकट्ठा होके महीने में उसका हिसाब होता है थाने में, फिर वो पैसा कहां कहां जाता नहीं, कहां कहां नहीं जाता, ये सवाल पूछिए। मैं उस ओर इशारा कर रहा हूं, ये केवल पटवारी का खेल नहीं हो सकता। 1800 बीघा जमीन और 1500 बीघा जमीन का खेल कोई बाईकालाल पटवारी खेल नहीं सकता। जी अमिताभ भाई, हम आपकी इसी बात को कह रहे हैं और बात यहीं की बनी खत्म होती है। यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लेखपाल और पटवारी एक ही जगह के ऊपर इतने लंबे समय तक तैनाती रखता हो तो निश्चित रूप से उसकी जब तक ऊपर तक की पकड़ ना हो वो इतने लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में, एक ही सर्कल में कैसे रह सकता है। तो यहां पर जो जितना भी ये सारा सब हो रहा है इसकी जानकारी ऊपर तक निश्चित रूप से है। अगर कोई ये कहे कि इसकी जानकारी ऊपर तक नहीं है तो इस बात को किसी भी तरह से माना नहीं जा सकता है, एक बात। दूसरा, इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी जमीनों के मालिक हो जाने में कोई साल 2 साल नहीं लगते हैं, एक लंबा समय लगता है। और उस लंबे समय तक की अगर ये कार्य करते चले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसीलिए अगर हम सबसे कम बात कहें, नकवी साहब, तो अम्ब्रेला तो इनको मिला हुआ है, कहीं ना कहीं छाता तो मिला ही हुआ है। ये पार्टी की बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, बात नहीं की। मैं कह रहा हूं हर अमिताभ पार्टी जी, हमने के पार्टी लोग की इसमें बात नहीं शामिल की। हैं भाई। हमने इसलिए पार्टी की किसी बात एक की पार्टी को अमिताभ मैं जी। निशाने पर लेना उचित नहीं मानूंगा। ये एक दिन अमिताभ का जी, हमने गोरख पार्टी की धंधा बात ही नहीं। नहीं कही इसीलिए। हाँ,
बासिम पार्टी बकार की साहब बात कुछ कही कहना चाह नहीं। रहे थे? हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि कोई ना कोई इनको छाता मिला हुआ है जिसके नीचे ये फल फूल भैया रहे हैं। कोई ना कोई नहीं, छाते ही छाते मिले या लिखे, छाते तो बेकरार ढूंढ घूम रहे हैं बाजार में कि आजा मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे तू खड़ी खड़ा। छाते वाले तो छाता लिए सड़कों पे घूम रहे हैं कि भाई आओ मेरी छाते के नीचे, हमको भी लाओ मिठाई। वकार साहब कुछ कह रहे थे? जी अमिताभ जी, जी मुझे हिलाल नकवी साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये बात साफ कर दी कि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया उन्होंने, और उन्होंने कई बार ये बात 2 बार कही कि किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं यहां, मुझे फिर हंसी आई। मैं कई बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले बोलने से पहले न सोचते हैं न समझते हैं। सिर्फ उनका एक काम है कि आकर समाजवादी पार्टी का नाम लेना और चिल्लाना, आरोप लगाना। मेरे ख्याल से इतनी दहशत माननीय मुख्यमंत्री जी की बीजेपी पे बैठी हुई है अभी उपचुनाव के बाद से, जितना ये मोदी जी से नहीं डरते हैं उससे दुगना तिगना ये माननीय मुख्यमंत्री जी से डरते हैं। इसलिए इनको दहशत सवार हो गई है माननीय मुख्यमंत्री की। अच्छा वकार अभी साहब, इन्होंने ये तो बहुत आप बढ़िया आरोप मानेंगे लगा दिए। कि शासन और प्रशासन का संरक्षण इनको जरूर रहा है अब तक। सुन तो लीजिए, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं मोहतरमा गायत्री जी। भारतीय जनता पार्टी की एक ही सरकार पूरे 5 साल चली और उसी सरकार में भारतीय जनता पार्टी को यह शर्फ हासिल हो गया कि ताबूत का घोटाला कर दिया। उस वक्त के इनके बंगारू लक्ष्मण जी रिश्वत केस में फंसे और बाकी क्या क्या हुआ अमिताभ जी जानते हैं। तो यह कह दिया जाए कि जो ताबूत का घोटाला किया गया, ताबूत बेचे गए, उसमें क्या ऊपर तक दिया गया था? बीजेपी के हिसाब से तो ये साबित हो रहा है। असीम बकार जी एक बात आपको देखिए, बता दें, भारतीय- असीम बकार 1 मिनट रुको भाई। देखिए मैं एक आप- नहीं अमिताभ एक मिनट जी, एक रुकना, बात कह 1 मिनट लेने रुकिए। दीजिए। बीजेपी जाने सपा जाने, मेरी सेहत पे ना सपा से फर्क ना बीजेपी से। मैं मानता हूं इस देश में कोई घोटाला बिना ऊपर तक लिए दिए संभव नहीं। कोई करके दिखा दे। मूंगफली नहीं बेच सकते हैं हम आप लखनऊ की सड़क पर बिना पैसा दिए, शुक्रिया। रंगदारी टैक्स। इस बात को शुक्रिया। मैं नहीं अब मानता। इसको मैं और आप क्लियर मानो, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी समीर सिंह कहे, माननीय प्रधानमंत्री जी हिलाल भाई कहे, माननीय राहुल जी, मैं किसी को नहीं मानता। मैं इतना जानता हूं सच, दरोगा हत्या हो जाए, सुन लो भाई, हत्या हो जाए आदमी नहीं ढूंढ पाएगा किसने गोली मारी। लेकिन इस देश का दरोगा अमेरिका के खुफिया तंत्र से भी तेज है। आप अपने घर पे 2 ईंट, सुन लो भाई, आप अपने घर पे 2 ईंट रखवा लेना। आप तो सपा में हो, फिर भी सिपाही आ जाएगा, हाँ भाई असीम बकार नहीं रहते, लाओ नक्शा दिखाओ, आ जाओ उधर पेड़ के नीचे दरोगा जी बैठे, बात कर लो। ये मुझे पता है ना, बिना पैसे के भ्रष्टाचार में ऊपर तक हिस्सेदारी के इस देश का तंत्र इतना वेल निटेड है, कोई भ्रष्टाचार संभव नहीं। जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसमें जितने स्टेक होल्डर हैं सब मिठाई खा रहे हैं। जी देखिए अमिताभ जी, मैं इसी बात पे आ रहा था। 1 मिनट बात बोल लीजिएगा। देखिए मैं इसी बात पे आ रहा था, बोलिए, कि लेखपाल रिटायर हुआ है अब, यानी उसने एनडी तिवारी की सरकार भी देखी, उसने माननीय नेताजी की सरकार भी देखी, उसने बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार भी देखी, लेकिन कार्रवाई जो उस पर हुई वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में हुई। अच्छा नेताजी की सरकार में ये कन्फर्म है कि अब इस तरह के लोग बचेंगे नहीं। दूसरी बात आपने देखा होगा डीएम साहब ने क्या बात कही है कि अभी और जांच होना बाकी है, अभी तो बहुत से खुलासे होना बाकी हैं कि किसने क्या लिया और किसने क्या दिया। और मैं आपको यहां यकीन दिला दूं समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से कि जो भी करप्ट लोग हैं वो इस बात को गांठ बांध लें, ठीक है कि ये कोई 2 बचेगा साल नहीं। ठीक माननीय है, आगे आगे मुख्यमंत्री जी भैया, आगे के आपकी बात, ऊपर असीम बहुत बकार, भारी होने वाले आगे, हैं। हाँ ठीक है, आगे मुझे एक रिटायर्ड आ रहा है भैया समीर भाई आपके पास। हिलाल भाई, मुझे एक उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड अधिकारी मिले, उन्होंने बड़ी रोचक बात कही। उनकी बात से मैं समझ गया कि पटवारियों ने कैसा गोरख धंधा किया होगा, उसका मैं अंदाज लगा पा रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया एक जिले का नाम लिया, जिले का नाम नहीं लूंगा यहां, नहीं तो नेता आइडेंटिफाई हो जाएगा जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, तुरंत लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे जिले के, जैसे मैं जिला बोलूंगा। उन्होंने कहा मैं वहां एडीएम तैनात था। हिलाल लग भी सुन लीजिए बहुत ध्यान से। जी जी बोले जी। मैं एडीएम तैनात था, तो बोले वो नेताजी उस इलाके के स्वयं प्रभु सम्राट हैं,
मतलब शंभू सम्राट है, कोई पार्टी रहे कोई सरकार रहे वो प्रभावशाली रहते हैं, उनका ही रौला चौला है पूरे जिले में। बोले उन्होंने हमसे बुला के कहा कि भाई तिवारी, जमीन का कोई धंधा होगा तो 10% मेरे पास आएगा, मुझे मतलब नहीं कौन कर रहा है क्या कर रहा है, आप समझ गए ना, जाओ मौज लो। क्या बोले भाई साहब मैं तो 30 दिन के भीतर ट्रांसफर करा के भाग आया, मैंने कहा यहां तो जेल जाने की पूरी तैयारी, और नहीं दो तो गोली मारेंगे, नहीं दोगे तो गोली मारेंगे, और करेंगे तो जेल जाऊंगा। इसलिए ये कोई मुझे गंगा में खड़े होकर समझाने की कोशिश करे नेता, और तुलसी का पत्ता हाथ में ले ले और एक मुखी रुद्राक्ष भी रख ले ऊपर, तब भी मैं नहीं मान सकता कि बड़ा भ्रष्टाचार 100-200 500 की बात नहीं कहता, बड़ा भ्रष्टाचार सिस्टम में बिना पैसा प्रवाहित किए संभव नहीं। समीर सिंह, मेरी बात से इत्तेफाक है या असहमति है? नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। जी। अभी आज 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता डरते हैं। निश्चित रूप से गुंडों और माफियाओं की सरकार से मैं नहीं डरता, इस प्रदेश की जनता भी डर रही है। थोड़ा जबान संभाल के, मैं अच्छा दो लग रहा है, घटना, मैं ये कह दूंगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जा चुके हैं। मैं 2 घटना आपको उल्लेखित करना चाहता हूं, आज ही समाजवादी पार्टी की सरकार में घटी है। समीर सिंह जी, थोड़ा जबान के ऊपर लगाम रखिए, पिछले 2-2.5 सालों से लखनऊ महानगर के अंदर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार में आज तक 2 साल से कोई परमानेंट वीसी नहीं मिला, उपाध्यक्ष नहीं मिला। एक अष्टभुजा प्रसाद तिवारी जी सचिव होते हुए बीसी की चार्ज पर वहां भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे थे। 2 साल और 2.5 साल बाद ऐसा कौन सा करिश्मा हुआ कि आज मुख्यमंत्री जी ने उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अथॉरिटी नोएडा अथॉरिटी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा के हटाया था साहेब सिंह यादव को, आज पुनः 2 साल के बाद समाजवादी पार्टी ने उनको ग्रेटर नोएडा के अंदर सभी विभागों का इंचार्ज बना दिया। आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे थे, जांच चल रही थी, और ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई इसमें तो इसमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि भाई इनको क्यों लाया गया, जिनके खिलाफ हमने आंदोलन चलाया, जिनके खिलाफ हमने सवाल उठाए। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो गठबंधन है, और ये गठबंधन केवल समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश तक नहीं, ये तो सर्वव्यापी गठबंधन है। नहीं, लेकिन अमिताभ जी, इसमें एक बहुत ही जांच का विषय है और समझने का विषय है कि 2 महत्वपूर्ण प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के, लखनऊ विकास प्राधिकरण और नोएडा अथॉरिटी के अंदर, दोनों के अंदर ऐसे अधिकारी जिनकी हैसियत का अंदाजा अगर वास्तव में उनकी संपत्ति की जांच हो जाए तो लेखपाल क्या, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को वो पीछे छोड़ देंगे। ये 1-2 महत्वपूर्ण फैसले आज सरकार ने लिए हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार ने। ठीक है भैया, एक बात तो सबको देखनी चाहिए, जो चीजें आंखों से दिखती हैं उनमें काय को सबूत मांगो, एक दूसरे का चेहरा खराब करो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा आ जाओ घूमने, उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड नौकरशाहों के बंगले देख लो। नकवी साहब जी सर, भाई मुझे तो अंदाज नहीं, लखनऊ में सेक्रेटरी कितनी तनख्वाह पाते होंगे? 1-1.25 लाख, इससे ऊपर तो नहीं सर, हमसे ज्यादा नहीं पाते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, 1-1.25 लाख? जी बिल्कुल। हम तो उतने में दूसरा बंडी लेना हो तो सोचना पड़ता है? और ये 1000 गज में कोठी बनवा लिए, इटालियन मार्बल लगवा के। बोले कहां थे? बोले मुर्गी पालन में सचिव थे। कौन सी मुर्गी पाल दी भाई? बोले बंजर भूमि विकास में अवर निदेशक थे। क्या कर दिए? पूरी भूमि घर में ले आए। रामगंगा कमांड परियोजना में डायरेक्टर थे। रामगंगा को कैसा कमांड दिया कि घर में ही गंगा आ गई। आइए एक सिरे से देखिए, इसके लिए किसी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं बकार भाई, किसी जांच की जरूरत नहीं। आंख बताएगी कि यह पैसा नियमों से नहीं आया।
रहन सहन बताता है अधिकारियों का, उनके बच्चों का रहन सहन बताता है। एक अधिकारी हैं, नाम नहीं लूंगा, उनके बेटे को जन्मदिन पर किसी ने 22 लाख रुपए की घड़ी गिफ्ट की। बेटा ने नोबेल प्राइज जीता था, कैलाश सत्यार्थी था, किस लिए गिफ्ट की गई? बाप ने फाइल साइन की होगी, उसी के एवज में आया होगा ना ये तोहफा। जैसे हम और आप आलमबाग से अमीनाबाद नहीं जा पाएंगे, उससे फ्रीक्वेंटली दुबई जा रहे हैं बच्चे। हमको तनख्वाह पता नहीं कितनी है, हमको पता है हम फुटपाथ से शॉपिंग कर सकते हैं, वो नोएडा आते हैं शॉपिंग करने उनके परिजन, तो यहां के सबसे महंगे शोरूम में घुसते हैं। हमको पता नहीं लक्ष्मी कहां से बरस रही। ये वॉरेन बफेट का फार्मूला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का फार्मूला है जो हर सरकार में यथावत रहा। उत्तर प्रदेश की कोई सरकार अगर ये कहे कि मेरे कालखंड में भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो मैं प्रतिवाद करूंगा, प्रमाण रखूंगा। बकार साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, उंगली उठा रहे थे। जी बिल्कुल कहना चाह रहा हूं। जी बोलो भैया। देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता मैंने पार्टी मध्य की प्रदेश सरकार और कई उसका सालों उत्तर से नहीं है। दिया, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक बहस रखो जहां तक मैं बहस रख रहा हूं। अमिताभ जी, देखिए अमिताभ जी, मैं यहाँ कहीं घुमाने नहीं जा रहा हूँ आपको। अमिताभ जी, जो मैं यहाँ राजनीतिक पर एक दल बात करना जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कुनबा बचाने में भारी पड़ गया, वो मध्य प्रदेश की बात करेंगे, वो बंगारू लक्ष्मण जी की बात करेंगे, वो रक्षा सौदों की बात करेंगे। नहीं उत्तर प्रदेश की बात करो भैया, सिर्फ उत्तर प्रदेश। ऐसे लोग मतलब उत्तर प्रदेश तक कन्फाइंड रखो सब लोग। आपको सर्टिफिकेट मिल गया समीर सिंह जी। असीम बकार साहब, सब लोग उत्तर प्रदेश तक कन्फाइंड रखो खुद को, यूपी तक कन्फाइंड रखिए, यूपी तक अमिताभ जी कन्फाइंड। मैं कुछ नहीं, मैं आरोप नहीं लगाने जा रहा था। मैं ये कहने जा रहा था कि नहीं अमिताभ पेपर में जी, अक्सर जो पढ़ता लोग हूं। आरोपों की राजनीति करते आए हैं, मैंने तो समीर सिंह जी, सीधा या तो सा मुझे उदाहरण बोलने दिया दीजिए, मेरी कि चाल पर अभी आज सरकार ने 2 फैसले किए हैं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, तो मुझे बोलने दीजिए। प्राधिकरण के अगर अंदर आप इस क्या तरह से समाजवादी चीखते पार्टी रहेंगे का सवाल कोई तो फिर जवाब दे बहस नहीं हो सकता पाएगी। है? आप बहस करने नहीं आए, आप बहस खराब करने ठीक है आए। समीर सिंह साहब, आप सवाल उठा रहे हैं ना, सरकार की मैंने मंशा कहा पर ना, सवाल फिर उठा रहे हैं। अगर वकार आप ये साहब कुछ चाहते हैं बोल रहे कि हैं, आप बोले तो मैं बोलने लगूं। वकार साहब बोलिए। देखिए, बहस करिए, जो बहस सब- को खराब मत कीजिए। जो जनता सवाल सुनना बुनियादी चाहती है। उसको नहीं सुनने नहीं, आप दीजिए। सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप वकार अपनी साहब, विषय को रखिए। समीर सिंह जी मैंने आपके जो पास विषय आएंगे तो उठाया कमर की है, बात वो रखिएगा। यहाँ एक आदमी बोलो, एक एक आदमी। मैं एक 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 आदमी। ईमानदाराना बात कर रहा हूँ। वकार साहब आप और ईमानदाराना एक बात ऐसी कीजिए। कर रहे हैं। वकार देखिए, साहब, मैंने अमिताभ जी, मेरा इशारा किसी सरकार या किसी पार्टी की तरफ नहीं था। मेरा मामला यह था कि अक्सर देखिए पेपरों में निकलता है कि मध्य प्रदेश में क्लर्क से लेकर इंजीनियर तक उनके घरों से जब जांच होती है, छापे पड़ते हैं तो करोड़ों रुपए मिलते हैं। अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी अजमेर में, जहां पर घर से उत्तर प्रदेश के बारे में करोड़ों बताइए। रुपया उत्तर मिला प्रदेश के था, बारे घर में बंद मिला था। ठीक है, उत्तर तो प्रदेश के इस तरह के अंदर लोग, इस तरह के लोग हर मुख्यमंत्री जगह हैं। अखिलेश सिंह जी है और असीम बकार देखो, एक सेकंड समीर सिंह जी, एक मिनट, समीर सिंह जी बीच में नहीं बोलिए भाई। समीर सिंह नहीं, असीम बकार एक मिनट, मैं उनको चुप करा रहा हूं तो थोड़ा दायरा नहीं। असीम बकार साहब, थोड़ा दायरा आप भी मानो, जो दायरा मैंने तय किया। मेरा निवेदन इस बात की नहीं, तारीफ करने के नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, के निर्देशानुसार डीएम नो, साहब ने कार्रवाई की। असीम बकार जी, ऐसा गंदा आदमी पकड़ा गया, असीम बकार जी, उसकी जांच हुई। असीम बकार जी एक बात कह दूं, आप मध्य प्रदेश में इतने लोग पकड़े गए तभी ना आपने जाना कि कितने करोड़ किसके पास निकला। आपने तारीफ की नहीं की तो वो क्यों करेंगे? अरे भाई, जो आपने इनके घर बायना भिजवाया वही आपके घर भिजवाएंगे ना। इसलिए मैं प्रदेशों में मत भटकिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करिए। अगर मेरी बात पूरी सुन लेते तो नहीं, मैं प्रदेशों में नहीं जाऊंगा, उत्तर प्रदेश की बात करिए। लेखपालों की, पटवारियों की, प्राधिकरणों की, जमीन के खेल में लगी नौकरशाही की और नेताओं की, इतने तक कन्फाइंड रखिए विषय को, बस। नहीं, कन्फाइंड है अमिताभ जी, लेकिन अगर अपनी बात कहने के लिए मुझे जबान के ऊपर टेप लगाना पड़ जाए, नहीं टेप नहीं, बात ना कह पाऊं और जब मैं कुछ कहने आऊं, क्या तो उत्तर मुझे प्रदेश बीच पर में बोलने टोक के लिए दिया विषय जाए, नहीं मुझे है? बोल दिया तो अच्छा नहीं लगता। बकार अच्छा साहब, नहीं क्या लगता है। उत्तर प्रदेश पर देखिए, बोलने के लिए मैं तथ्य नहीं है क्या? देखिए, ये तर्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। तब नहीं, बिल्कुल है। फिर हमको उड़ीसा जाने की जरूरत क्या? मैं तो नहीं जाता उड़ीसा, मैं तो नहीं जाता देखिए, मध्य यहाँ प्रदेश, पर- मैं तो नहीं जाता यहाँ तमिलनाडु,
मैंने एक शुरू में बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार तो वही बात करिए। इस तरह की कार्रवाई हुई और आगे भी तैयार रहिए, आगे भी तैयार रहिए। आप इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। अभी प्रथम ये दृष्टया वचन जांच देके जा हुई रहा है हूं वकार यहाँ साहब, आपको। ये अंजाम तक पहुंचेगी माननीय कि नहीं ये मुख्यमंत्री जी देखेंगे। की सरकार नकवी में साहब कोई जैसे बचेगा कि नहीं। जो सवाल अमिताभ जी ने उठाया कि जब सब कुछ दिख रहा है तो फिर जांच की क्या जरूरत है? क्या ये जांच महज दिखावा भर है, वक्त खींचने के लिए है? गायत्री जी, ये आपकी बात बहुत ही बड़ा मूल प्रश्न है, क्योंकि अब तक लगातार देखते चले आ रहे हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां के पर वो कहा जाता है कि साक्षात्तम किम प्रमाणम, जो चीज साक्षात आपके सामने है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। और ये चीजें बहुत सी दिखाई देती चली आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है और हर चीज जो है वो जांच के दायरों में बंध गई है और बढ़ गई है। हमारे दोस्त हैं समीर सिंह साहब, उन्होंने अभी जो 2 अधिकारियों का नाम लिया, जिसमें अशुतोष तिवारी जी का नाम लिया, साहेब सिंह यादव जी का नाम लिया है, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत एक बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के अंदर ये। और ये उतना ही बड़ा प्रश्न है जितना बड़ा प्रश्न ये है कि किस तरह से बादशाह सिंह साहब और कुशवाहा साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए थे, शामिल हो गए थे, और उसके बाद में उसका विरोध किया गया था, जिसकी वजह से फिर वो उसके अंदर शामिल नहीं रह पाए। निश्चित रूप से ये भी प्रश्न बनता है, क्योंकि उनके ऊपर जिस प्रकार के आरोप थे, उन आरोपों के साथ भारतीय जनता पार्टी उनको अपने यहां छाता देने के लिए तैयार थी। तो इसलिए इनका भी छाता बहुत बड़ा है, उसके नीचे बहुत से इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों के लिए जगह मौजूद है। तो ये दोनों लोगों की जो बात है उसके अंदर ये कह देना कि नहीं साहब मेरे यहां ऐसा नहीं है या मेरे यहां वैसा नहीं है, इस बात में कोई किसी तरह से सही नहीं है। बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा समीर सिंह साहब से कि आपने जो उत्तर प्रदेश का जिसको इंचार्ज बनाया था, क्या वो 3 महीने तक जेल में रह करके नहीं आया था? वो तो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे। तो निश्चित रूप से अगर यहां के ऊपर आप इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं तो दूसरा तो प्रश्न उठाएगा इसके ऊपर, क्यों नहीं उठाएगा उसके ऊपर प्रश्न? तो आप अगर इस तरह की बात कह रहे हैं, आपकी अगर राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्या आपको इस बात का सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप पूरे राष्ट्र में लूटमार करते रहे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर की आप बात करें तो आप कहें कि नहीं उत्तर प्रदेश तक ही कन्फाइंड रहिए, आप बाहर की बात ना कीजिए। आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो जब आप राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपकी पार्टी के ऊपर इंगित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश या कोई प्रदेश की बात नहीं हो रही है। तो इस वजह से समीर सिंह साहब का यह कहना कि अगर बगारू लक्ष्मण साहब पकड़े गए, क्यों नहीं कहा जाएगा साहब, टीवी के ऊपर लेते हुए पकड़े गए, राष्ट्रीय पार्टी है आप अगर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बैठ करके यहां के ऊपर आपकी सरकार नहीं है, आप यहां पे भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, बाकी जगहों के ऊपर जहां आपको मौका मिल रहा है वहां आपकी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। आपके यहां वायस चौधरी जैसे लोगों को भी जो है जगह दी जाती है, आप भी कहते हैं कि इन्होंने जो है शेल्टर दे रखा है, तो आपने भी जो सबको शेल्टर दे रखा है, आप कैसे किसी के ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं? ठीक है समीर सिंह साहब, बहुत शॉर्ट में जवाब देना है तो दीजिए, ब्रेक लेना है एक छोटा सा। गायत्री जी, कांग्रेस के हमारे साथी नकवी साहब ने अभी भ्रष्टाचार की बात कही। जिस कांग्रेस ने 10 सालों तक देश के अंदर भ्रष्टाचार के आकंठ में जिसकी सरकार डूबी हो और जो भ्रष्टाचार की गंगा बहा के शासन और सत्ता चलाई हो, जिसका परिणाम रहा हो कि कांग्रेस को लोकसभा के अंदर विपक्ष के पद मिलने की स्थिति न हो, वो कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार की बात करेगी तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के पीछे राजनीतिक संरक्षण रहता है, ये बात साफ हो गई है। एक छोटा सा बिल्कुल राजनीतिक एनसीपी को महाराष्ट्र में भी संरक्षण दिया, अभी जिसको नेचुरली करप्ट पार्टी कहते हैं उसको महाराष्ट्र में संरक्षण प्रदान किया गया। आप छाते का साइज देखिए कितना बड़ा हो गया है। ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। पटवारियों ने पुनः जमाखोरी का जाल, घोटालों के दम पर हुए मालामाल, पेशे को बनाकर लूट का जरिया, अरबों दबाए बैठे और कितने लेखपाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अमिताभ जी, अब जिस तरह से आपने सवाल उठाया, मैं इस बहस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करने की गुस्ताखी करता हूं जी। एनसीपी, जयललिता, शरद पवार, मुलायम सिंह जी, बंगारू लक्ष्मण, करुणानिधि, कनिमुझी, ए राजा छोड़ दीजिए। आज मैंने जो मूल सवाल उठाया, कभी अपनी मिट्टी पर भी बात कर लिया करो जिस प्रदेश में रहते हैं जहां से वोट लेते हो। मैंने मूल सवाल उठाया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो 500 मीटर और 1000 मीटर में अट्टालिकाएं बनी हैं, जो नौकरशाह हैं, जिनकी रिटायरमेंट पर तनख्वाह लाख सवा लाख हुई होगी, आज की तारीख में नई आईआईटी का लड़का जाता है, पहली पोस्टिंग में 1 लाख रुपए पा रहा है, 1.5 लाख रुपए पा रहा है एमएनसी में, वो एमआईजी मकान खरीद रहा है, फ्लैट।
इनकी कोठी कहां से बन गई, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा? तीनों लोग जवाब दो, सब लोग सरकार में रहो। समीर सिंह, पहले आप जवाब दीजिए। दुनिया की कहानी नहीं चाहिए मुझे कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, जवाहरलाल ने क्या किया, राजीव गांधी ने वो फोर्स किया कि नहीं किया, कुछ नहीं। इसी पर बात करूंगा। आपकी निगाह क्यों नहीं गई? आपकी भी सरकार है नहीं। कभी पूछा किसी को बुला के, भैया तेरी तनख्वाह इतनी कैसे हो, कहां थी कि तूने 1000 मीटर में 5 मंजिला खड़ा कर दिया इटालियन मार्बल, और आपको न दिखाई दिया? वो लखनऊ, दिल्ली आ जाओ, नोएडा, मैं दिखवा दूंगा। अमिताभ जी, मुझे देखने का सब अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ। फिर ऐसा क्या नहीं किया? है कि देखने का अवसर प्राप्त क्या हुआ किया? है। मैं 2 विषयों पर आपका ध्यान ना, आकृष्ट जो करना मेरा चाहता ध्यान मत खींचो, जिसकी ओर मैंने ध्यान नहीं, खींचा नहीं। सिर्फ उस पर बोलो। आप नहीं, मैं नहीं मित्र, माफ करिए, नहीं, मैं पास कर दूंगा सवाल हिलाल नकवी जी के पास। इस पर बोलना है आपको कुछ? आपकी सरकारों ने ये क्यों नहीं देखा कि इतनी कम तनख्वाह पाने वाले देखा लोग ना अमिताभ जी, इतने आप महंगे सुनने का इलाकों में प्रयास कैसे करिए। रह रहे? हमने क्या देखा मैं बताना चाहता हूँ। नहीं, मैंने सवाल रखा, वो आप अलग से 2 विषय उठाएंगे, वो नहीं होगा। ना, अलग से नहीं उठाएंगे। इसी पर बोलिए। इसी विषय से संबंधित है। संबंधित नहीं, इसी विषय पर बोलिए भाई। आप सवाल पर भी उत्तर नहीं देना चाहते। आपने कहा कि लेखपाल कैसे मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैंने जो अभी सवाल रखा, सिर्फ आप अभी उस पर सोच लीजिए, फिर आऊंगा। हिलाल नकवी जी, नोएडा और ग्रेटर स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। 1 मिनट अमिताभ जी, देखिए समीर जी, 1 मिनट। हिलाल नकवी जी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा 500 मीटर और 1000 मीटर पर प्लॉट पर फ्लैट्स नहीं, बनी हुई कोठियां एक नहीं सैकड़ों, उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाहों की। कभी किसी ने सोचा कि इनसे 4 गुना ज्यादा तनख्वाह पाने वाले तो बैंक से लोन लेके एचआईजी पर फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं? ये लोग रिटायरमेंट पर इतनी तनख्वाह इनको नसीब हुई होगी ना, जितनी आज बच्चे पा रहे हैं मल्टीनेशनल्स में। गलत तो नहीं कह रहा? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कभी किसी ने पूछा पॉलिटिकल बॉसेस ने कि भाई इधर आओ, ये क्या ड्रामा है? ये जकूजी कहां से लगवाए? सोनाबाद का सिस्टम कहां से लगा? ये बंजर भूमि विकास में मिलता है क्या फ्री? नकवी साहब, अमिताभ भाई, इसके अंदर हम 2 चरणों में उत्तर देंगे। पहले चरण की बात यह कि आपकी बात निश्चित रूप से सही है कि यह बात पूछने लायक है, और इसके अंदर हम किसी भी, फिर से एक मतलब किसी राजनीतिक दल पर नहीं जाते। नहीं, दल की बात नहीं करी। ये शुरुआत होती है इनकम टैक्स से। निश्चित रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसके पास सारे रिटर्न्स जाते हैं। आपने क्या पूंजी है, कितने आपने घर बनाए हैं, कहां से क्या लिया है, उसके बारे में जाता है। और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स वालों की भी या तो आंख बंद कर दी गई या उन्होंने अपनी आंख बूंद ली है। इसमें कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि इन लोगों की जो इतनी बड़ी बड़ी कोठी है, हम तो नोएडा में गए हैं और इत्तेफाक से जब आपके पास आए थे तो रास्ते में हम जो कई बंगले थे उनको देख करके दंग रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहां के पास इस प्रकार की सारी सब चीजें हैं। दूसरा इसके न चरण की न बात यह कहेंगे कि हमारी एक पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी नजर ऐसी एक बंगले पे पड़ गई थी और पूछा था किसका बंगला है, तो वो भी एक अफसरशाह थे, उनसे पूछा कितने में बनाया, उन्होंने बताया इतने में बनाया, और वो बंगला जो है वो उस पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने नाम कर लिया, कहा कि अगर इतने में ये बंगला है तो ये बंगला मुझे दे दो। तो इसलिए अफसरशाहों के साथ एक ये भी समस्या है कि अगर कहीं इस प्रकार की किसी मुख्यमंत्री की नजर पड़ जाती है तो वो बंगला जो है वो उनके नाम हो जाता है। ये आप भी जानते हैं, आपके नोएडा की ही बात है। हिलाल भाई, आपकी बात आई। बकार साहब, एक बात कहूं, फिर आप इसी प्रश्न पर आप भी उत्तर दें तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत सारे चीज इनकम टैक्स में क्या लिखा, कागज में सीए ने क्या लिख दिया, वो लोग इसी बात का पैसा लेते हैं, ठीक है ना? उसका कोई बहुत मतलब नहीं। मैं तो कहता हूं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो हिलाल नकवी कह रहे थे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वेद ने कहा। जब मुझे दिख रहा है कि आपकी तनख्वाह जीवन भर कुल इतनी आपने कमाई, उसमें बाल बच्चे पढ़ाए, कपड़ा लत्ता, हारी बीमारी, सब काम किया, आना जाना खाना, तब ये इतनी बड़ी अट्टालिका, ये राजमहल कैसे बन गए? ये बलिया देवरिया में बन जाते मैं मान लेता, नोएडा में कैसे बन गए जहां जमीन सोने के भाव है? अमिताभ अग्निहोत्री तो 25 साल मेहनत करने के बाद एक एमआईजी फ्लैट बना पाए। मुझे भी तो पता है ना कि 6 पे कमीशन कब लागू हुआ, तनख्वाह उसी से मिल रही है ना। ऐसा तो नहीं कि अपने मन से तनख्वाह लिए भाग रहे हैं सब लोग ट्रेजरी से छीन छीन के। भैया बकार साहब, कमीशन के हिसाब से मिल रहे हैं ना। जी जी। तो ये बच्चा बच्ची आज जैसे हम लोग विक्रम टेम्पू पकड़ते हैं ना जाने के लिए, ऐसे जहाज पकड़ के दुबई कैसे घूम रहे हैं?
अमिताभ जी, मैं जवाब दूं? जी भैया, इसी बात पर। हाँ। देखिए, आज जो आप विषय लाए हैं ये मेरा मनपसंद विषय है, क्योंकि ना मैं करप्शन में विश्वास रखता हूं, ना मैं इसका आदी और ना मैं इसे पसंद करूंगा। सच्चाई है, लेकिन विषय अगर कोई अच्छा है तो उस पर ईमानदारी से बोला भी जाना चाहिए। देखिए, अगर किसी पटवारी ने या किसी लेखपाल ने बेईमानी की है तो सच्चाई ये है कि चाहे वो किसी दौर में रहा हो सरकार के, लेकिन वो सरकार पर आरोप नहीं बनता है, क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई, वो तो क्रिमिनल आदमी है, वो तो अपराधी टाइप का आदमी है, वो तो करता रहेगा। दूसरी बात, हमारे हिलाल भाई ने बहुत स्पष्ट रूप से सब कुछ साफ साफ कह दिया कि जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी आंखें क्यों बंद की है। एक अमिताभ भाई, मैं आपका ध्यान और आकर्षित करा दूं, अभी आप एक सेंट्रो कार खरीद लीजिए नई, तो आपको एक लेटर इश्यू हो जाएगा, आपसे जवाब तलब कर लिया जाएगा। लेकिन इतने बड़े प्रॉपर्टियां बनाने के बाद और इतनी बड़ी बड़ी लग्जरियां गाड़ियों में चलने के बाद ये लोग कैसे चल रहे हैं, सबको पता है कि नंबर 2 की कमाई है, अवैध रूप से रुपया कमाया जा रहा है। उसके बाद कौन सी ऐसी इनकी टेक्निक है कि इनके पास कोई लेटर नहीं जा रहा है, अमिताभ जी के पास चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो सर्विस क्लास है इसकी कैटेगरी अलग है। प्रधानमंत्री चाहे श्रीमती गांधी रहें, चाहे देवगौड़ा जी रहें, चाहे गुजराल जी रहें, चाहे चंद्रशेखर जी रहें, चाहे नेहरू जी रहें, चाहे मोदी जी रहें, चाहे अटल जी रहें, लेकिन जो सर्विस क्लास है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो वही रहता है। ठीक बात है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो लोग रेगुलर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, पार्टियां बदल रही हैं, हमारा आपका ध्यान तो पार्टियों की तरफ है, लेकिन क्या ये ब्यूरोक्रेट्स ऊपर से लेकर नीचे तक जो सर्विस क्लास है, ये जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्या इनके ऊपर शक की सुई नहीं जाना चाहिए? असली मलाई अगर मैं डायरेक्टर हूं, मेरे विभाग में अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, असली मलाई वही मार रहे हैं जी। नेताओं के तो गाल पे थोड़ी बहुत क्रीम लगा देते हैं और फिर फोटो खींच लेते हैं। अमिताभ जी, मैं लेकिन असली मलाई वो खा रहे हैं। उनकी संबंधित समीर सिंह, आपने सोच लिया इस विषय पर? जी, मैं एक बात और अमिताभ जी, देखिए, मैं आने के बाद ही मैंने पहली बार कहा है कि राजनीतिक लोग, अधिकारी और लेखपाल का जो गठजोड़ है जमीन के मामले में, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका भ्रष्टाचार में अदा कर रहा है। मैं आपको जो 2 बातों पर कहना चाहता था, विषय नंबर 1, आपको ध्यान में होगा कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद सबसे पहले जमीनों की हिसाब किताब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जोत बही बनाई गई। जोत बही जब बनाई गई, उसके पहले किसान के पास या किसी व्यक्ति के पास उसकी जमीन का कोई हिसाब किताब नहीं होता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जोत बही और किसान बही के नाम से बनाई गई, जो किसान के पास रहती थी कि उसके जमीन की क्या हिस्से हैं, क्या नवैया था, वो अपने बेटे, अपने नाती को जाने के बाद सुपुर्द करता था। विषय नंबर 2, अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि नोएडा के अंदर घर था, बसपा के मुख्यमंत्री की नजर पड़ गई, उन्होंने उसको ले लिया। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी पिछले दिनों राज्यसभा का नामांकन था, मेरे एक पत्रकार मित्र ने राज्यसभा के नामांकन के फॉर्म निकाल के लाए, मैं उसको पढ़ने का काम किया। मैं पढ़ रहा था, पीएल पूनिया साहब कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने राज्यसभा के नामांकन में अपने को बाराबंकी का निवासी दिखाया है और 60 लाख रुपए का जमीन और मकान दिखाया है, जबकि पीएल पूनिया साहब विपुल खंड के कम से कम 2 से 2.5 करोड़ की संपत्ति के मकान में रहते हैं। ये मैं दावा करता हूं। क्यों नहीं होती, सवाल ये है। लेकिन मैं कहना चाहता, यही मैं कह रहा हूं कि पीएल पूनिया साहब बाराबंकी का मकान अपने नामांकन के फॉर्म में दिखा रहे, डिक्लेरेशन में, कि मैं बाराबंकी के 60 लाख के मकान में रहता हूं, और जबकि वो विपुल खंड के अंदर 2 से 2.5 करोड़ के मकान में रहते हैं, और आज से नहीं रहते हैं, वो 15 सालों से रहते हैं, जब वो उत्तर प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेट से। ये झूठ का जो पुलिंदा चल रहा है कहीं न कहीं सरकार के द्वारा है, और सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे सरकार की विषय पर सवाल, ठीक है, इन पर रोक कौन लगाएगा?
सरकार बात आ गई। लगाएगी। नकवी साहब, जैसे अब कि सरकार वकार साहब ने के कहा कि अंदर- जो जी, नौकरशाही है वो मलाई खाती है, फिर राजनीतिक पार्टी सत्ता में क्या कर रही है? गायत्री जी देखिए, यहां के पर थोड़ा सा हमको होगा, हम जरा सा समझाने की कोशिश करते हैं इसको। जी, शॉर्ट में देखिए क्या होता चला जा रहा है कि जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके अंदर जो हमारे नेता लोग इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में आ रहे हो चाहे लोकसभा में आ रहे हो, उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि वो पॉलिसी बना सके। जब वो पॉलिसी नहीं बना सकते हैं तो वो पूरी तरह से आश्रित है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। जब वो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आश्रित होते हैं तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने हिसाब से बनाती है। और यहीं के ऊपर एक बड़ा पुराना गठजोड़ है, अमिताभ भाई जो है उन्होंने कई जगह पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, ये तीनों एक साथ इनका गठजोड़ होता है और यहीं से सारा काला धन निकल करके आता है और यहीं से सारी काली कमाइयां निकल के आती हैं। और इसके लिए जो ब्यूरोक्रेट है, जो दोनों के बीच का काम करते हैं, जिनको क्या हम शब्द अच्छा नहीं है लेकिन क्या कहें, यही एक शब्द है कि जो बिचौलिए का काम करते हैं, सबसे ज्यादा लाभ यही उठाते हैं। और क्योंकि दोनों तरफ लाभ इन्हीं के जरिए पहुंच रहा है, तो ना तो जो पॉलिटिशियन है वो हिम्मत कर पाते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, और ना ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को नाराज करना चाहते हैं। ये एक अपने आप में भारत की बहुत बड़ी सच्चाई है। एक सेकंड और लेंगे गायत्री जी, एक सेकंड और लेंगे। देखिए, जो पीएल पुनिया साहब के बारे में कहा है हमारे समीर भाई ने, तो समीर भाई आप देखिए, इस बात को मानिए कि अब आप विपक्ष में नहीं बैठे हैं, अब आपकी सरकार है। अगर आपको लगता है कि पीएल पुनिया साहब ने ये गलत अपना जो घोषणा दी है, तो आपके पास इलेक्शन कमीशन है, केंद्र की वो बॉडी है, आप वहां पे शिकायत कीजिए, उनके खिलाफ जांच बैठाइए और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इसलिए क्योंकि अगर हम कहने पे आ जाएंगे तो हम ये पूछ लें, दुरुस्त बात है, ठीक है, नहीं आ गया उत्तर, आपकी बात दुरुस्त है, मैं समझ गया, दुरुस्त है। सर एक सेकंड, अब अगर हम यहीं के ऊपर पूछ लें कि नरेंद्र भाई मोदी जी का कुल आमदनी जो है, कुल एसेट जो है वो 1 करोड़ की दिखाई है, जबकि जो वो घड़ी और जो कलम लगाते हैं, अगर उसकी कीमत देख ली जाए तो वो भी 30-40 लाख की है। वकार साहब, जब इतना बड़ा गठजोड़ है तो फिर जांच पूरी होगी, इसको लेकर संदेह बना हुआ है। समीर सिंह साहब, आपकी बात आ गई, वक्त की कमी है। वकार साहब, बहुत शॉर्ट में बताइएगा, जब इतना बड़ा गठजोड़ है तो फिर जांच अंजाम तक पहुंचेगी या फिर निष्पक्ष होगी, इसको लेकर संदेह बना हुआ है, संक्षेप में। देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा फिर कह रहा हूं, सुन लीजिए कि जो भी लोग इस तरह के कामों में लिप्त हैं या जो भी लोग पदों पर रहते हुए नंबर 2 काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि अगर किसी भी आदमी पे शक है या कोई भी आदमी इस तरह की कार्रवाई या इस तरह के कामों में लिप्त है तो उस पर फौरन के फौरन शिकंजा कसा जाए। दूसरी एक बात और कह दूं आपके माध्यम से आवाम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी फेसबुक और ट्विटर पे रहते हैं, और मैं एक बार आपको बता चुका हूं किस्सा कि एक आदमी ने लिख दिया था, उस पर आज मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि लोग शिकायत करना चाहते हैं, फेसबुक और ट्विटर पर कर सकते हैं, उनकी शिकायतों पर सुनवाई होगी, आपकी बात आ गई। अमिताभ जी, बिल्कुल सुनवाई होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी फौरन करते हैं सुनवाई। जी, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। पहले बकार साहब की बात से ही बात शुरू करूंगा। जी, आप गंभीर हैं, ईश्वर करे गंभीर रहें, रहना भी चाहिए, ये फर्ज है, इसी के लिए सत्ता दी है इस गरीब आदमी ने आपको। लेकिन तब शक पैदा होता है, तब संदेह पैदा होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, 50 ब्यूरोक्रेट ऐसे बता दूंगा जिन पर आपने उंगली उठाई थी कि ये चोर हैं, वो सब महत्वपूर्ण पदों पर। क्यों? धीरे धीरे आ गए, 6.5 महीना तो सेटिंग गेटिंग में लगा, लेकिन आ सब गए, अब नाव पर सब सवार हैं। पिछली सरकार के जितने रतन थे आज वो सब नाव पर सवार हैं। क्या ये चुनाव का विषय नहीं था? इसलिए शक पैदा होता है, यादव सिंह के सवाल पर शक पैदा होता है। नियुक्ति सचिव को हाई कोर्ट ने सजा दी, वो कंटिन्यू कर गए। 2 अधिकारी संजीव सनन, राकेश बहादुर, उनको हटाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को 3 बार बोलना पड़ा, 3 बार। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ गोविंद बल्लभ पंत से आज तक कि 3 बार हाई कोर्ट को नाम लेके बोलना पड़ा कि भाई इन 2 लोगों को हटाओ, इन 2 लोगों को हटाओ। तीसरी बार उन्होंने कहा नियुक्ति सचिव और कैबिनेट सचिव को इजलास में हाजिर करो, हम पूछेंगे हमारे आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ। उस दिन रात को 11:30 बजे लग्बी 11:30 बजे उनको हटाने का आदेश हुआ, क्योंकि अगले दिन सुबह 10 बजे नहीं तो चीफ सेक्रेटरी और नियुक्ति सचिव के लिए हाजिरी देनी होती, कटघरे में खड़ा होना होता। इसलिए शक पैदा होता है।
ये तो बात हुई। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, एक नया समीर जी, अब नहीं, उस आपको मौका मिला उसी को सोच के रखना चाहिए। एक चीज समझने की बड़ी जरूरत है, पैसा कहां से आता है? पैसा ठेके से आता है, कॉन्ट्रैक्ट देने से आता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को प्रभावित करने से आता है, अवैध काम पर आंख मींच लेने के लिए आता है पैसा। सरकार में पैसे के यही रास्ते हैं, कुल 2-4 और होंगे जो मुझे नहीं पता। नेता भी ट्रांसफरेबल है इस तंत्र में, और सपा बसपा जैसी लड़ाई हो जाए तो और अच्छा, ठीक, एक दूसरे को फूटते मुंह नहीं देखें। कांग्रेस बीजेपी में तो चलो तब भी रिश्ता बना रहता है, हेलमेल रहती है ना। तो आदि जो बीच के लोग हैं वो अगर किसी एक को धोखा नहीं दे सकते तो वो है नौकरशाह। वो जानते हैं कि भैया ये तो 60 साल तक छाती पर मूंग दलेगा, और नौकरशाह में एकता भी अखंड है, अद्भुत समन्वय है, कड़ी से कड़ी जुड़ी है। बहुत रेयर केस आपको मिलेंगे जहां आपस में संघर्ष हो जाए मिठाई के बंटवारे को लेकर, अन्यथा एक दूसरे को शील्ड करते हैं, कोई सरकार हो। इसलिए सबसे ज्यादा लाभ में वो लोग रहते हैं। एक बात और कहूंगा, संकेतों में कहूंगा, बड़ा नाजुक मसला है। एक वर्ग और भी है यहां, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, देश भर की नहीं, जिसके ऊपर कई बार एक्टिविज्म का आरोप लगता है कि भाई आप कार्यपालिका में दखल दे रहे हैं। वहां के भी कई रिटायर्ड लोग हजार मीटर की कोठियों में रह रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी हमको पता है। ये किन फैसलों के गर्भ से निकली हैं कोठियां, पूछ लूं तो चेहरा खराब हो जाएगा। क्यों सरकारों ने उपकृत किया? अमिताभ अग्निहोत्री के पास तो कोई नहीं आया कि भैया ये आपको मेरी कसम, ना नारायण दत्त आए, ना कल्याण सिंह आए, ना मुलायम सिंह आए, क्या ना मायावती आई कि भाई साहब आपको मेरी कसम ये 1000 मीटर के प्लॉट रख लो। कोई नहीं आया। फिर उन्होंने ऐसा आपके साथ क्या किया कि उनके दामाद को, उनके बेटे को, उनकी बेटी को 1000 मीटर के प्लॉट बांट दिए? कुछ तो रहा होगा ना लेन देन। जब आप कुर्सी पर होंगे तो आपने उनके अनैतिक मामलों में मदद की होगी, इसलिए उन्होंने आपका एहसान चुका दिया। ये कुछ चीजें ऐसी हैं। मैंने एक बार एक सेमिनार में कहा, हिलाल भाई, कि हिंदुस्तान के एमपी की तनख्वाह सबको पता है? बोले हाँ साहब। मैंने कहा कि एक बार एमपी रहता है उसके बाद पेंशन पाता है, अगर दोबारा नहीं चुना गया। पेंशन भी सबको पता है। उसके कपड़े की जो धुलाई है बैंड बॉक्स में दिल्ली में, और गाड़ियों का जो रेला चेला है, और टेलीफोन का जो खर्चा है, और चाय बिस्किट का जो खर्चा है, वो उसकी पेंशन से 10 गुना है। ये सीबीआई की जरूरत है क्या इसको समझने के लिए? किसी नेता घर जाके देख लो आप, किसी नेता के घर जाके देख लो आप। एक प्रश्न ये भी इस देश में समझने की बात है, ब्यूरोक्रेट्स ने इतनी अचल संपत्तियां, विपुल संपत्तियां कैसे अर्जित कर ली? उनकी तनख्वाह नेट पर उपलब्ध है, नेट पे उपलब्ध है ना, कुछ छुपा हुआ नहीं। कहां से इतनी संपत्तियां आ गई? ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच होनी चाहिए। किसी मुख्यमंत्री ने इस, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री ये रिस्क ले भी नहीं सकता, ये भी जान लीजिए। आप ब्यूरोक्रेसी पर शिकंजा कसेंगे तो ब्यूरोक्रेसी आपको पलट देगी। कितने मुख्यमंत्री जख्मी हो गए इसी झमेले में। तो अंत में एक राय बनी कि भैया इनसे ठीक ही ठीक रखो, राम जुहार रखो। पब्लिक में भाषण भले ही दे लीजिए। एक मुख्यमंत्री थे जिनके बारे में कहा जाता था सड़क चलते सस्पेंड कर देते। उनके यहां भी 10-12 लोग थे ना नकवी साहब, जो सरकार थे, हैं? वही चलाते थे राजपाट। ठीक है, असीम बखार और अमिताभ अग्निहोत्री जैसा कोई अधिकारी मिल गया, उसको आपने मंच से ही सस्पेंड कर दिया, बोले भगाओ इसको। लेकिन वो 10-12 दुलरुआ थे ना जो सब चला रहे थे राजपाट। ये मूल सवाल है। सत्ता राजनीतिक व्यक्ति की केवल स्टैंप लगती है, सत्ता का असली सुख नौकरशाही भोगती है। असली सुख नौकरशाही भोगती है। जो नकवी साहब ने बात कही उस बात में भी दम है। आपके पास नैतिक बल नहीं, आपके पास तपस्या नहीं,
आपका जीवन छल छद्म से भरा, कभी चोरी में पकड़े गए, कभी मोटरसाइकिल चोरी में पकड़े गए, कभी जुए सट्टे में पकड़े गए। अधिकारी आपकी इज्जत करे तो कैसे करे, यह भी तो सवाल है। आपको पता नहीं इस ड्राफ्ट में क्या लिखा है, कौन सी नियमावली है, तब आप इतने कह सकते हो भाई मेरा ख्याल रखो बाकी तुम चलाओ। यही हो रहा है तमाम मंत्रालयों में, तमाम विभागों में। पॉलिटिकल लोग कहते भैया मेरा ख्याल रखना, बाकी अब आप चलाओ सेक्रेटरी साहब, हमें कुछ नहीं। ये इसलिए स्थिति पैदा हुई, इसलिए ये पटवारी बेलगाम हो गए। मैं मानने को तैयार नहीं कि ये दो अदना से पटवारी इतने दुस्साहसी हो सकते हैं। आप सोचिए, ये 2, 4, 5, 10 बीघा का तो अपने लिए खेल कर सकते थे, चोरी चपाड़ी। गांव में कोई बात नहीं छुपती, दिल्ली में छुप भी जाए गांव में नहीं छुपती। और इनका ट्रांसफर ये खुद तो रोके नहीं रहे होंगे। पूरे सेवा काल में ये एक ही जगह रहे दोनों। किसकी कृपा थी, किसकी कृपा थी? इंदिरापुरम थाने का सिपाही बदल जाता है सरकार बदलने के बाद, बकार साहब। क्यों? आप उसको जान लेते हैं, लेकिन इनको नहीं जानते, पटवारी को, कि ये पूरे जीवन एक ही जगह। इसलिए मैं कहता हूं ये गठबंधन है। मैं राजनीतिक जमात को सब चीजों का दोषी नहीं देता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कहीं आप लिप्त हो जाते हैं, संलिप्त हो जाते हैं, कहीं आप मारे डर के आंख बंद कर लेते हैं। डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है ब्यूरोक्रेसी पर आपकी कि आप देख भी ले गाड़ी से कि भाई ये हमारे सेक्रेटरी का बंगला है, लेकिन आप उससे पूछने का नैतिक साहस नहीं रखते। ब्यूरोक्रेसी के से पूछने का नैतिक साहस पॉलिटिकल लीडरशिप को पैदा करना होगा, क्योंकि जनता देश चलाने का मैंडेट नौकरशाहों को नहीं देती, राजनीतिक व्यक्तित्वों को देती है। ये जिम्मेदारी, जवाबदारी राजनीतिक व्यक्तित्वों की होनी चाहिए, नौकरशाह उसके अधीन काम करने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी देश का दुर्भाग्य है और अभी ऐसी रोशनी की कोई किरण भी मुझे नहीं दिखती। कल तक 8वें प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे थे, अचानक हो गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मंत्री। क्या समझेंगे, क्या करेंगे बताइए? नौकरशाही पर डिपेंडेंट रहना होगा ना। अपना विजन भी नेताओं को बड़ा करना होगा अगर देश में एक साफ सुथरी व्यवस्था लागू करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर साहब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नकवी साहब आपका, वकार साहब आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।